नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल राजधानी के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने साइंस फेस्टिवल का शुभारंभ किया। 4 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर के 8000 वैज्ञानिक शिरकत कर रहे हैं। भोपाल में पहली बार आयोजित हो रहे इस फेस्ट में नामचीन वैज्ञानिक, रिसर्चर, यूनिवर्सिटी और स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक सहभागिता कर विज्ञान से जुड़ी तकनीकी जानकारी हासिल करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचाने का उदाहरण देते हुए हाल ही के एसी बंद करा दिए। उन्होंने कहा कि सर्दी के दिन है, इसलिए सब जैकेट पहनकर आए हैं, तो एसी चलाने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तभी बिजली खर्च करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरिट मध्य प्रदेश का गौरव और देश की शान है। भारत की सोच ही वैज्ञानिक, इनोवेटिव और साइंटिफिक है। ये भारत की संस्कृति, माटी और यहाँ की जड़ों में है। हजारों साल पहले से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने चमत्कार किया है। Scientific approaches. That is, it is time to build well-planned strategies to meet futuristic visions. We look forward to building a congenial entrepreneurial scientific innovation ecosystem in our country that will provide solutions to people's problem. अनुसंधान से सशक्त भारत, यह हमारा मोटो है और यह हमारा आगे अमृतकाल का पूरा मेन विजन रहेगा। सच पूछिए तो ये वास्तव में एक उत्सव जैसा माहौल है। इस झील की नगरी में समस्त का समस्त विज्ञान परिवार एकत्रित हुआ है और इसे उत्सव के अलावा और कोई नाम देना ठीक नहीं रहेगा। और मुझे लगता है कि यदि इसे फेस्टिवल कहा गया तो बहुत सोच करके इस शब्द का चयन किया गया। वैसे तो इस प्रकार के समारोहों में जो विज्ञान संबंधी रहते हैं, विचारों का आदान प्रदान भी होता है, गंभीर मंथन भी रहता है, परंतु ये उत्सवमय माहौल शायद इसलिए भी है कि पहली बार 6 दशक के बाद मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में वैज्ञानिकों को और विज्ञान को एक सम्मान दिया है, एक सेंस ऑफ एस्टीम दी है। क्योंकि मैं इस क्षेत्र के साथ पिछले 30 दशक से अधिक समय से जुड़ा हूं, हमने ऐसी भी गोष्ठियां देखी कि मासूम चेहरे हॉल के अंदर बैठ करके 2-3 दिन गुजार देते थे। लेकिन ये उत्सवमय माहौल इसलिए है कि मोदी जी ने आने के बाद न केवल वैज्ञानिक कार्यक्रमों को, वैज्ञानिक योजनाओं को प्रोत्साहित किया, बल्कि नए नए प्रयोग, नए नए तजुर्बों को बढ़ावा भी दिया। कई क्रांतिकारी नियम बना करके उसमें सरलता भी लाई। इसके अतिरिक्त ये वर्ष, आज का 2023 का वर्ष भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये G20 की मेजबानी का भी साल है, जिसकी यहाँ पर भी एक बैठक होने वाली है। ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी है और इस साल के साथ साथ आज का दिन 21 जनवरी इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि इस वर्ष का सबसे बड़ा विज्ञान का समारोह भी भोपाल में ही हो रहा है। कुल मिलाकर के 15 अलग अलग इवेंट्स हैं, जैसे राजेश गोखले कह रहे थे, लेकिन उस समय गूंज बहुत ज्यादा थी उनकी आवाज में, क्योंकि इतनी बुलंदी के साथ उन्होंने कार्यक्रम आयोजन किया है कि उसकी गूंज बहुत ज्यादा आई। न वालों समझ आया कि नहीं, इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ कि चर्चा करते हैं या गोष्ठी करते हैं तो केवल विज्ञान तक सीमित नहीं रह जाते। जैसे मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था इकोनॉमिक्स के संदर्भ में, इकोनॉमिक्स टू सीरियस टू बी लेफ्ट टू इकोनॉमिस्ट अलोन। इसी तरह से साइंस इज नाउ टू सीरियस टू बी लेफ्ट टू साइंटिस्ट अलोन। ये आपके घर घर पहुंच गई है, या आपका भविष्य कैसा हो उसका निर्णय करने वाली है। आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके संतान के भविष्य
की रूपरेखा तय करने वाली है। इसके ऊपर स्टेक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एंड देयरफॉर science today relates to the economy of India, to the future of India, the future of the future generation. It is no longer only a concern of the scientist, because technology and innovation are going to be the torch bearers of 2047 economy of India. और इसलिए जब हम ये समारोह करें, और इसलिए इसको इतना विस्तृत करने का प्रयास किया गया है कि समाज के बाकी वर्गों को भी लगे कि ये साइंसदान कहीं अंधेरी लेबोरेटरी में बैठ करके क्या कर रहे हैं वो सिर्फ इनका जिम्मा नहीं, जो ये कर रहे हैं उसके ऊपर मेरा भी प्रभाव पड़ने वाला है, और इसलिए मैं भी इसका भागीदार बनूं। ये समारोह फेस्टिवल इसलिए भी है कि ये केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है, ये सारे समाज, सारे राष्ट्र का उत्सव है। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और माननीय मुख्यमंत्री जी का और राज्य सरकार का एक बार फिर से धन्यवाद। विज्ञान भारती हमसे जुड़ा, उनके योगदान के लिए भी मैं उनका अभिनंदन करता हूं। तो मुझे कह लगे डॉक्टर, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, ऑल माई PhDs फ्रॉम इंडिया। तो जब चले गए तो मेरे साथ में जो डॉक्टर साहब बैठते, मैंने कहा इनको बुजुर्ग को ही पता नहीं कि इंडिया से PhD जाते हैं ट्रॉफी लेने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में PhD ले ली और यहां पर आकर कंप्यूटर कंपनी में MD बन गए। सो देयर इज सो मच ऑफ डिस्कनेक्ट। जबकि उनके देश में वही छात्र जाएगा उस क्षेत्र में, उस स्ट्रीम में, यदि उसका मन उसमें होगा और सारा जीवन वो समर्पित करने के लिए। तो ये सारी नए प्रावधान जो मोदी जी ने लाए हैं, ये बार बार इसलिए दोहराने की आवश्यकता कि हमें समझ नहीं आता, और कभी कभी मैं हैरत में पड़ जाता हूं कि हमें 70 वर्ष इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। अगर पहले हुआ होता तो शायद हम कहीं आगे बढ़ गए होते। अब जहां तक स्टार्टअप एक्सपो का संबंध है, उसके लिए भी मैं चाहूंगा कि 2-3 दिन में जो गोष्ठियों में कुछ एक बातें हम अपने युवाओं के आगे भी स्पष्ट करें, दूसरों के आगे भी। बहुत सारी धारणाएं, विडंबनाएं, मिथ स्टार्टअप को लेकर हो गए। एक तो ये कि स्टार्टअप है जो तो IT है। स्टार्टअप का अर्थ IT नहीं है। और मध्य प्रदेश की धरती में खड़े होकर के जहां माननीय शिवराज सिंह जी ने एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी ऊंची GDP लाई थी प्रारंभ से ही, आज से 10 वर्ष पहले, यहां पर सबसे बड़ा सेक्टर स्टार्टअप का एग्रीकल्चर है, IT नहीं है। लेकिन हमें नहीं एहसास हुआ कि हमारा अपना क्या सरमाया, हमारे एक्सक्लूसिव पोटेंशियल्स क्या है हिंदुस्तान के। उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें ओशन है, उसमें हिमालय है। हम सोच बैठे चूंकि IT है, क्योंकि बंगलौर में जरा तेजी से चला तो बंगलौर IT नगरी थी। हमें इस तरफ ध्यान देना होगा। यदि अगले 25 वर्ष में हमने शिखर पटल पर जाना है तो अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स के सिर पे जाना है। इसी तरह से दूसरा ये कहा जाता है कि साइंस ग्रेजुएट होना ही लाजिम है स्टार्टअप के लिए, ऐसा भी कुछ नहीं। बहुत सारे हमारी अरोमा मिशन शुरू हुई है CSIR डॉक्टर कलाई सेल्वी के नेतृत्व में, और जो वहां की सक्सेस स्टोरीज है उनमें से बहुत सारे ऐसे युवा हैं। अंतरिक्ष विभाग सदा गोपनीयता में काम करता रहा। कभी कभार आप अखबार में कहीं पढ़ लेते थे कि श्रीहरिकोटा नाम का कोई स्थान है जहां से कोई रॉकेट गया, आपने देखा नहीं। उन दिनों टेलीविजन होता नहीं था, किसने भेजा, कहां गया, लौट के कब आएगा कोई मालूम नहीं। और जब मैं इस विभाग में पहली बार आया 2014 में सरकार बनने के 10 दिन के बाद, तो चेयरमैन वहां पे डॉक्टर के राधाकृष्णन हुआ करते थे। तो मुझे रात को कहने लगे, सुबह वहां पर लॉन्चिंग थी 4 बजे, कि आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां पर के वैज्ञानिकों भी जाना बाधी है, वो प्रोहिबिटेड एरिया। तो लगभग 12:30 बजे करीब वहां ले गए। मैंने दिखाया कि साहब यहां से सुबह उठेगा ये। तो मैंने उनसे कहा, हमारे मित्र भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं। मैंने कहा, राधा, आई हैव मेड अ ट्राई टू मेड अ प्रिंसिपल फॉर माई सेल्फ टू लर्न वन न्यू थिंग एवरी डे। टुडे व्हाट आई लर्न इज दैट टू बी हियर either one has to be as eminent as scientist as you or somehow manage to become a minister of space. लेकिन जब गंभीरता से ये बात सामने रखी गई तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल बिना किसी संकोच के इस गोपनीयता को समाप्त कर दिया। और आज 3 वर्ष से अंतरिक्ष विभाग में पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन से काम किया जाता है। मुझे लगता है ताली बजाने लायक है, ताकि घर जाके याद रहे, आप बच्चों को भी समझाएं। मात्र 2 वर्षों में हमारे पास 100-120 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स हो गए हैं, और उत्साह इस तरह का गया। आपने देखा होगा टेलीविजन में 2 IIT के बच्चों ने रॉकेट छोड़े, फिर किसी ने सैटेलाइट छोड़ा, और देश के हर राज्य से वहां पर स्टार्टअप्स आने लगे।
यानी वही बात जो मैं कह रहा था कि प्रतिभा भी थी, क्षमता भी थी, लेकिन अनुकूलता नहीं थी, वो अब आई। इसी प्रकार ड्रोन को लेकर के एक नियम बनाया गया था कि ड्रोन अगर डेवलप करना है तो आईआईटी के परिसर में हो सकता। तो होता क्या था कि चोरी छिपे आईआईटी के परिसर में उसका ट्रायल करो, बाद में मार्केट में बेच दो। मोदी जी ने उस नियम में भी संशोधन लाया, पुस्तक को हाथ ही नहीं लगाया। और तीसरा एक और मिथ है कि स्टार्टअप का मतलब कि नौजवान हो। हमने एक समय में प्रदर्शनी की थी +60 एज स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब आप स्टार्टअप कर रहे हैं अपना काम, ना कि उम्र। तो वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये सारी ताकि हम जो इस वक्त वातावरण बना है उसका पर्याप्त उपयोग कर सके, उसका ऑप्टिमम यूटिलिटी कर सके। और अगला हमारा रहेगा फिर सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्टार्टअप्स, और उसके लिए एक तो कंसिस्टेंट इनोवेशन, क्योंकि इनोवेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। जब हमारे 2 रॉकेट उड़ रहे स्काई रूट में, तो 2 बच्चे पवन और भरत, हमें मालूम नहीं था, सोमनाथ जी थे चेयरमैन, उनको मालूम नहीं था। बाद में हमने देखा, मैंने पूछा कि रॉकेट के ऊपर क्या लगा, तो उन्होंने कैमरा लगा के रखा था। क्यों? क्योंकि जब हमारे यहाँ से रिवायती तौर पर रॉकेट जाते तो नीचे से दूरदर्शन उसके फोटो खींचता। ये बच्चे इतने होशियार थे, इन्होंने ऊपर अपना एक कैमरा लगा दिया, ऊपर से चित्राते थे। और उसके बाद एक के बाद इनोवेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी इज व्हाट इज गोइंग टू सस्टेन द कॉम्पिटिशन। दूसरा जो मैं चाहूंगा, मैंने कहा भी है कि B2B यहाँ पर बैठती हो, इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आप इंडस्ट्री की मैपिंग करिए, मार्केट की मैपिंग करिए, मध्य प्रदेश में किस चीज की मार्केट है, किस चीज की इंडस्ट्री है, उस तरह के स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स हम फंड भी करेंगे और उसमें सहयोग भी देंगे। तीसरा, जैसे मैंने कहा, जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज है एग्रीकल्चर का, और दूसरे पहाड़ी राज्यों में हमारे अरोमा के सरमाए। और चौथा, इंक्लूसिव एंगेजमेंट, क्योंकि वुमेन लेड, क्योंकि एक बात हमें बार बार याद रखनी है, हम बार बार बड़े शौक से कहते हैं एनकरेज वुमेन साइंटिस्ट, एनकरेज वुमेन पार्टिसिपेट। अरे भाई, जमाना बदल गया, आज तो वुमेन लीड कर रही है हमें। सो प्रिपेयर योरसेल्फ टू बी लेड बाय वुमेन। पार्टिसिपेशन से वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो उसको भी हम जहां जहां प्रतिभाशाली, हमारा गगनयान का एक मिशन है, उसमें अधिकतर काम जो पहल की जा रही है वो महिला वैज्ञानिकों की ओर से। तो हम उनके बदलते हुए इवॉल्व रोल के पीछे, हम बार बार बड़ा पैटर्नाइज होकर कहते हैं एनकरेज करो, लेकिन वो हमें एनकरेज कर रही है, हम उसकी एनकरेजमेंट लेने को तैयार हैं क्या? भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का संरक्षण और संवर्धन, उसके लिए अनेकों काम कर रहे हैं। आज मैं उसका वर्णन अभी नहीं करना चाहता। तकनीकी का अधिक से अधिक उपयोग विकास में भी, जन कल्याण में भी और गुड गवर्नेंस में भी, ये हमारा उद्देश्य है। और इसलिए स्टेम की बात कही जाती है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, लेकिन मध्य प्रदेश उससे आगे बढ़ के स्टीम की पद्धति की बात करता है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के साथ आर्ट और मैथमेटिक्स। हमने जो CM राइज स्कूल खोले हैं उसमें हम स्टीम लैब्स भी बनाने का काम कर रहे हैं। नई स्टार्टअप नीति हमने बनाई है। मैं विशेषकर अपने बच्चों से कहना चाहूंगा कि सोचते रहो, इनोवेटिव आइडिया अगर तुम्हारे पास है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, निराश नहीं होने दूंगा। मैं स्टार्टअप्स के बारे में मध्य प्रदेश के बच्चों को कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में एक साल में 2600 स्टार्टअप्स बने, 2600। और ये केवल इंदौर में नहीं है, इंदौर में तो है ही, लेकिन हमारे Tier 2, Tier 3 के जो सिटीज हैं, हमारे कस्बे हैं छोटे छोटे, वहां से प्रतिभाशाली वैज्ञानिक निकल रहे हैं जो नया नया इनोवेशन कर रहे हैं। और हमारी स्टार्टअप्स की कंपनियां यूनिकॉर्न में शामिल हो रही है। 7-7, 8-8 हजार करोड़ की कंपनियां हमारे बच्चों ने बना दी। और इसलिए मैं आज गंभीरता से कहना चाहता हूं, इस सोच को, इस विचार को, ये जिजीविसा मन में बनी रहनी चाहिए। तो लगातार आप नई खोज करने में, लेकिन जिज्ञासा के साथ एक चीज और जरूरी है, वो है जिद। देखो, जिद चाहिए। अगर आपके मन में जिद नहीं है जानने की, तो आप केवल सोच के रह जाओगे। जो सोचते हो उसको धरती पे उतारने के लिए जिद की जरूरत होती है। और इसलिए हमने मध्य प्रदेश में, OP सखेता जी ने भी बहुत मेहनत की, जिज्ञासा और जिद, इस फार्मूले पर हमने मध्य प्रदेश की साइंस और टेक्नोलॉजी की पॉलिसी बनाई है। मैं एक बात और आज
गर्व के साथ कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और उस भारत के निर्माण में साइंस और टेक्नोलॉजी का, इनोवेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और प्रधानमंत्री का सोच पूरी तरह से साइंटिफिक है। लेकिन जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था, भारत की माटी और जड़ों में ये बात आज नहीं, हजारों साल प्राचीन समय से एक नहीं अनेकों वैज्ञानिकों के नाम है। एक तरफ हमने धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में योग, ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि, पता नहीं ब्रह्मांड के कितने सत्यों को खोजने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, आप सोच के देखें, हम लोग रामायण पढ़ते थे तो रामायण में 1919 के पहले जब राइट प्रभुओं ने हवाई जहाज बना दिया था, उसके पहले कब से पुष्पक विमान का उल्लेख था? 7000 साल पहले भारत में विमान की कल्पना थी। पुष्पक विमान जैसी न केवल कल्पनाएं बल्कि वो साकार भी हुई थी। और केवल इतना नहीं, जॉन डाल्टन के परमाणुवाद से 2000 साल पहले, मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, महर्षि कणाद, उन्होंने परमाणुवाद को प्रतिष्ठित किया था। कणाद का नाम मेरे बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते तो जानना चाहिए। और केवल इतना ही नहीं, न्यूटन से ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण है। अभी हम कह रहे थे अलग अलग उपग्रह लॉन्च करने का मामला। एक जमाना था भारत के उपग्रह और कोई लॉन्च करता था। आज हम केवल अपने उपग्रह लॉन्च नहीं कर रहे, दुनिया के कई देशों को के उपग्रह लॉन्च करने का चमत्कार हो रहा है, तो भारत की धरती से हो रहा है। तो हमारा सोच कोई आज से नहीं, हमारा सोच बरसों से वैज्ञानिक है। मैं जो बच्चे आए उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि विज्ञान को टेक्नोलॉजी की जननी माना जाता है, लेकिन विज्ञान की भी जननी अगर कोई है तो वो है जिज्ञासा। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अब मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, सचमुच में बच्चों में कितनी जिज्ञासा होती है। ये जिज्ञासा ही हमको खोज के लिए, इसके पीछे साइंटिफिक सोच क्या है, कारण क्या है, वो सिखाने के लिए प्रेरणा देती है। और फिर बड़े बड़े इनोवेशन हो जाते हैं, अनुसंधान हो जाते हैं, कई छुपे हुए सत्य सामने आ जाते हैं। अब न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे, पेड़ हिला, हवा चली, फल टूटा, जमीन पे गिरा, ये साधारण घटना है, ये कई सालों से हो रही थी। अगर और कोई सामान्य सोच वाला होता तो यही सोचता कि हवा चलती है, पेड़ हिलता है, फल टूटता है, कहाँ गिरता है? जमीन पे ही तो गिरता है। लेकिन न्यूटन की जिज्ञासा जागी, वो सोचने लगे, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, धरती पे ही क्यों गिरा, नीचे क्यों आया, ये बीच पे क्यों नहीं अटका, ये ऊपर क्यों नहीं गया। और कहते हैं उस समय जो लोग आ रहे थे जा रहे थे, न्यूटन को समझ में नहीं आया, उन्होंने लोगों को बुलाया और बुला के पूछा, एक प्रश्न का मुझे उत्तर नहीं मिल रहा, मेरी मदद करोगे क्या? लोगों ने पूछा, सवाल बताओ। तो न्यूटन ने वही कहा, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा। तो लोगों ने कहा, जमीन पे नहीं गिरता तो कहां गिरता? तो न्यूटन ने कहा, बीच में क्यों नहीं गिरता, आसमान में क्यों नहीं गया? तो कुछ लोगों ने कहा कि ये तो गया काम से। आज नहीं, हजारों साल पहले, एक नहीं, इसके कई उदाहरण हैं। आप सबको ये तो दुनिया मानती है, दुनिया मानती है। और मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, विज्ञान और अध्यात्म के इस पूरे हमारे इंटरकनेक्ट को भारत ने पहले समझा है। और समझकर ही नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन ने कहा था, 20वीं सदी विज्ञान की सदी हो सकती है, लेकिन 21वीं सदी वैज्ञानिक अध्यात्म की सदी होगी। 21वीं सदी, ये आज मैं कह रहा हूं, गणती गणना में शून्य के प्रतिपादन का श्रेय ऋषि भास्कराचार्य जी को जाता है। जब जीरो दिया मेरे भारत में, ये तो सारी दुनिया कहती है। दशमलव का खोज अगर कहीं हुई है वो हमारे भारत की धरती पर हुई है।
गणतज्ञ पिंगल की संकल्पना कालांतर में फिबोनाची सीरीज बनकर अनुदित हुई है और आधुनिक कंप्यूटर जिस बाइनरी अंकों के आधार पर जटिल गणना कर रहे हैं उस बाइनरी प्रणाली का प्रथम वर्णन भी पिंगल ने कर दिया था। चक्रीय समीकरण हल करने की प्रणाली ब्रह्मगुप्त जयदेव और भास्कर की देन है और वर्ग समीकरण हल करने और गोले का आयतन ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र आज भी उपयोगी है। ये भारत है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, यज्ञ के वेदिका के निर्माण की जो प्रक्रिया में आप देखेंगे भारतीय ऋषि ज्यामिति, त्रिकोणमिति और बीज गणित में कितने दक्ष थे। मित्रों, आज इस प्राचीन ज्ञान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अम्ल और क्षार का उत्पादन कर रंगों का निर्माण आज नहीं, हजारों साल पहले से हमारे भारत में होता चला आया है। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा, मैं कोट करना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि हम प्राचीन भारतीयों के बहुत एहसानमंद हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.